नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इकाई संख्या 2 के बारे में। और इकाई संख्या 2 में आपको परिभाषिक शब्दावलियों के बारे में विशेष करके जानना है। परिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण कैसे होता है, इसके निर्माण के कुछ सिद्धांत होते हैं, यानी किन किन तरीकों से हो करके या गुजर करके परिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है, उन तमाम तरीकों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको यूनिट नंबर 2 में परिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसकी क्वालिटी या गुण जिसको आप कहते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली 3 लेक्चर्स के माध्यम से हम जो है यूनिट नंबर 2 आपका समाप्त करेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो ये नवीनतम बैच है और हिंदी का परिभाषिक शब्दावलियों को लेकर के मैं ऑलरेडी एक वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप के बच्चों के लिए बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये लिखित वालों के लिए यूनिट नंबर 2 क्लास नंबर 1। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग परिभाषिक शब्दावली की परिभाषा को देखेंगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो दी गई हैं, और साथ ही साथ में उसके गुण यानी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट विशेषताएं होंगी और उसको बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, चले। और दूसरी क्लास आएगी, उसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे, जो यूनिट नंबर 2 की दूसरी क्लास होगी, उसमें हम परिभाषिक शब्दावलियों का स्वरूप और उसका क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो थर्ड क्लास आएगी उसमें हम परिभाषिक शब्दावली निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इन 3 क्लास के माध्यम से आपकी परिभाषिक शब्दावली वाला चैप्टर जो होगा समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला आपका जो मुद्दा है वो ये है, परिभाषिक शब्दावली का स्वरूप कैसा है या इसका अर्थ और परिभाषा। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, भाषा के अनेक कार्य होते हैं। प्रकारों के आधार पर ही कभी वह मातृभाषा बनती है, प्रकार मानव के अपने कार्यों के हिसाब से या अपने विषय क्षेत्र या क्या किन चीज़ों को भाषा अपने आप में समाहित करती है या किन चीज़ों के लिए विशेष करके जानी जाती है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वह कभी मातृभाषा यानी मदर टंग बन जाती है। ठीक है, कभी वह क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज बन जाती है, कभी वह जो है साहित्यिक भाषा यानी लिटरल लैंग्वेज बन जाती है, कभी वह शिक्षा की भाषा बन जाती है, तो कभी वह राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज बन जाती है, कभी ऑफिशियल यानी राजभाषा बन जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है, और कभी वही भाषा संपर्क भाषा बन जाती है, तो कभी वही भाषा सामान्य आम जनता की जो बोलचाल की भाषा है वो बन जाती है। यानी कि वो अपने प्रकारों के आधार पर ही वो अलग अलग रोल प्ले करने को एक प्रकार से उद्भूत होता है, कोई भी भाषा हो। ठीक है, एक समय में कभी वो मातृभाषा बन जाती है तो कभी क्षेत्रीय, कभी साहित्यिक तो कभी शिक्षा की, कभी राष्ट्रभाषा तो कभी राजभाषा, कभी संपर्क भाषा तो कभी सामान्य भाषा का रूप ग्रहण करती है अपने प्रकारों के आधार पर। इस प्रकार भाषा के प्रकार के आधार पर ही उसका नामकरण होता है, यानी उस भाषा का प्रकार क्या है, उस भाषा का उपयोग जहाँ जहाँ पर होता है उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण भी किया जाता है। जहाँ तक परिभाषिक शब्दावलियों का प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसका व्युत्पत्ति परक अगर अर्थ देखें परिभाषिक शब्दावलियों का, तो देखने से ही ज्ञात होता है, जानकारी मिलती है कि परिभाषा शब्द 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। परिभाषिक शब्द को अगर आप देखें तो जिसमें क्या होता है, एक पहला है परि एक उपसर्ग होता है हिंदी का। उपसर्ग माने जो शब्द आगे लग करके किसी भी शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दे उसी को उपसर्ग कहा जाता है। और एक दूसरा होता है जिसको आप बोलते हैं, एक उपसर्ग होता है और एक और भी विसर्ग होता है। तो विसर्ग शायद आपका पीछे लगता है, ठीक है, और उपसर्ग जो है आपका पहले लगता है, या कोई दूसरा उसको बोलते हैं, मेरे हिसाब से मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो उपसर्ग जो होता है ये आगे लगता है, तो उपसर्ग यानी परि और भाषा। ठीक है, परि उपसर्ग माने होता है चारों ओर या परितः। भाषा भास धातु से बना हुआ है जिसका मतलब होता है बोलना या कहना। तो इस प्रकार अगर हम परिभाषा शब्द का अर्थ देखें तो भाषा में बांध देना या भाषा के चौतरफा घिरा होना या व्याख्याबद्ध करना अथवा अर्थ की सीमा तक निश्चित होना, अर्थात जिसका अर्थ नियत हो, निश्चित तथा सीमित हो। ठीक है, जिसके पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकते हो वही परिभाषिक शब्द होता है। परिभाषिक माने जिसका अर्थ एकदम से नियत हो कि ये बदलने वाला है नहीं, जो लिखा है उसका वही अर्थ होगा और वो अर्थ हमेशा होगा, हर सिचुएशन में होगा। नियत है, निश्चित है और सीमित है कि उसका उतना ही अर्थ होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो वो परिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। सरल शब्दों में अगर इसी को कहा जाए तो परिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है बेटा जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द ना हो करके ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आपका कानून का क्षेत्र हो गया, जैसे आपका
वैज्ञानिक क्षेत्र हो गया, आपका साहित्यिक क्षेत्र हो गया, या आपका तमाम प्रकार के आर्ट्स के सब्जेक्ट है उनका क्षेत्र हो गया, तो या प्रशासनिक शब्द हो गए या प्रशासनिक क्षेत्र हो गया। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्षेत्रों में आप देखते हैं इनका प्रयोग होता है और व्यवस्थित क्रम में ये शब्द आते हैं, ठीक है, और इनकी अपनी परिभाषा होती है। इन शब्दों का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता, इनका मतलब जो पहले से निर्धारित है वही होता है, बदलता नहीं है। तो ये होते हैं परिभाषिक शब्द। अभी परिभाषाओं को समझेंगे और विशेषताओं को समझेंगे तो और क्लियर होगा कि यह वास्तव में होता क्या है। हेडिंग डालेंगे परिभाषिक शब्दावलियों की परिभाषा। परिभाषिक शब्दावलियों से संदर्भित प्रमुख विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहले विद्वान हैं श्री गोपाल शर्मा जी। श्री गोपाल शर्मा जी कहते हैं कि परिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो या होता हो। किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में, अब विशेष ज्ञान जैसे किसी, अब वकील की भाषा हो गई, या आप मान सकते हैं प्रशासन में प्रयुक्त भाषा हो गई, या साइंस में प्रयुक्त भाषा हो गई, तो ऐसे क्षेत्रों में, तो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है इसका प्रयोग, जिसका अर्थ एक परिभाषा के द्वारा स्थिर किया गया होता है कि भाई इसका या इस शब्द का अर्थ यही होगा, तो वो परिभाषिक शब्द कही जाती है, ऐसा श्री गोपाल शर्मा जी कहते हैं। दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर रघुबीर। डॉक्टर रघुबीर कहते हैं कि परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी जाए या बांध दी गई हों, जैसे कि अंग्रेजी का शब्द है डेकोइटी, ठीक है, या डकैती जिसको आप कहते हैं, ठीक है, डेकोइटी या जिसको आप डकैती कहते हैं हिंदी में, तो हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द का प्रयोग करते हैं। उसकी परिभाषा कर दी गई है कि चार, अब डकैती शब्द का अर्थ क्या होगा, चार या चार से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको हम डकैती कहेंगे। चार से चार से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिलकर के लूट मार करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, डकैती बोलेंगे, ठीक है। तो ये परिभाषा निश्चित है उसकी। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे परिभाषिक शब्द हो जाते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से आपने समझा कि जब चार या चार से अधिक व्यक्ति मिलकर के डाका डालने लगेंगे तो उस क्रिया को हम डकैती कहेंगे, ये निर्धारित है। तो ये इस लंबे से परिभाषा का एक शब्द होता है डकैती, ठीक है। तो ऐसे में हम चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझ पाते हैं। तो इनके अर्थ निश्चित होते, तो डकैती जब जब चोर चोरी करेगा या जब जब डकैती होगी तब वो डकैती ही कही जाएगी। अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर दंगल झाल्टे। ये कहते हैं कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना हो करके ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जिनका अर्थ निश्चित होता है लेकिन वो अलग होते हैं, सबसे विशिष्ट होते हैं, उन्हें हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। क्या? जो सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त नहीं होते हैं, वो किसी विशेष ज्ञान विज्ञान की भाषा में प्रयोग होते हैं, उसके विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु निश्चित अर्थ में, विशिष्ट और निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें परिभाषिक शब्द कहते हैं। इसके बाद में अपने सबसे फेवरेट विद्वान आ चुके हैं, उनका नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी महोदय कहते हैं कि अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषिक या परिभाषित होने वाले शब्दों को परिभाषिक शब्द कहते हैं। यानी अर्थ और प्रयोग दोनों के हिसाब से उनका प्रयोग, मतलब परिभाषा दी गई हो कि इसका अर्थ कहाँ पर, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, उसकी परिभाषा मतलब लिखा होता है उसका अर्थ क्या होगा, और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा वो भी एक प्रकार से बता दिया जाता है। तो वो निश्चित रूप से अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से परिभाषित होने वाले शब्द जो होते हैं उन्हीं को परिभाषिक शब्द कहते हैं। परिभाषिक शब्द के लिए जो कुछ, मतलब तो एक परिभाषिक शब्दों की क्या हुई, परिभाषा हुई। परिभाषिक शब्दों की परिभाषा हमने समझी कि ऐसे शब्द जिनका सामान्य व्यवहार से कोई मतलब नहीं होता, किसी विशेष ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, जिसका अर्थ निश्चित होता है, सीमित होता है और डिसाइड होता है पहले से कि भाई ये फला शब्द का प्रयोग जो है इस चीज के लिए किया जाना है। क्लियर? तो परिभाषिक शब्द के लिए अपेक्षित गुण, किसी भाषा के परिभाषिक शब्दों के लिए निम्नांकित गुणों का होना आवश्यक है। अब सबसे पहली बात हमने परिभाषा समझा, उसके अर्थ को समझा परिभाषित शब्द के। अब परिभाषित शब्दों की विशेषताओं को समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले एक बात यहाँ पर और आपको जाननी चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि गुरुजी क्लास कैसे प्राप्त करें, पीडीएफ आपकी कैसे प्राप्त करें। तो एसएमएस करें या सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने वाले जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उससे कैसे जोड़ें, तो 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देना है, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और ये पीडीएफ के लिए आपको जो है फीस लगेगी 100 रुपीज़ मात्र।
इसी 100 रुपये में आपको कोर्स और PDF सब कुछ मिलेगा। और इसमें क्या मिलेगा आपको, ये आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको ये पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जब भी लाइव क्लास होगी तो उसकी लिंक मिलेगी। इसके साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो क्लास हो जाएगी उसकी, ठीक है। मॉडल पेपर मिलेंगे, रिवीजन क्लास मिलेगी, महामैराथन क्लास मिलेगी, संग्राम महामैराथन संग्राम क्लास, जो महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास होती है वो सब मिलेगी आपको। और मॉडल पेपर आपके MCQs टाइप के भी मिलेंगे, ठीक है। और लिखित टाइप के भी मिलेंगे, यानी कि जो है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का भी तैयार हो रहा है। जल्द ही वह भी मॉडल पेपर आ रहा है आपके समक्ष, 2-3-4 दिनों में वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि जैसे आपका हिंदी है, संस्कृत है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी के मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े ही आसानी से चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से SMS करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर? 1 मिनट रुकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को हम समझाने का प्रयास भी करेंगे, तो बेहतर तरीके से आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। तो पारिभाषिक शब्दावली क्या है, आपने समझा होगा ये चीज़ों को। आप थोड़ा सा परिभाषिक शब्दावलियों की विशेषताओं को जानेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि परिभाषिक शब्द बेसिकली होते क्या हैं। ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी, ठीक है। पहली बात तो आपको यूनिट नंबर 1 की सारी क्लास हो चुकी हैं तो उनकी PDF मिलेगी। यूनिट नंबर 2 की मिलेगी, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और पिछले वर्ष के मॉडल पेपर रिवीजन क्लास की PDF मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। चले, पहली विशेषता यह है कि उच्चारण की दृष्टि से प्रयोक्ता भाषा भाषियों के लिए परिभाषिक शब्द का सरल होना चाहिए। यानी उच्चारण की दृष्टि से अगर कोई परिभाषिक शब्द है तो उसको पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, उसको उच्चारण करने में कठिनाई का अनुभव ना हो। किसी भी भाषा में प्रयुक्त हो तो उसको हम उच्चारित कर पाएँ, ऐसा शब्द होने चाहिए। इसलिए यदि शब्द किसी अन्य भाषा से लिया गया है तो उसको सरल कर देना चाहिए। जैसे हम डकैती शब्द का प्रयोग हमने किया, डेकोएटी शब्द लिखा अंग्रेजी का था, लेकिन उसको हिंदी में हमने क्या कर लिया, डकैती, यानी सरल तरीका कर दिया उसका। तो डको मतलब कि डेकोइटी शब्द था, डेकोइटी, उसको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हमको भी आपको भी हो रही होगी, तो इसीलिए उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डकैती कर दिया, सरल कर दिया उसको, ठीक है। ऐसे ही तमाम सारे शब्द हैं जिनको पढ़ने में हमको कठिनाई का अनुभव होता है, तो उसको अगर हम परिभाषित शब्द बना रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, पहला विशेषता ये होती परिभाषित शब्दावलियों की कि वो सरल हो पढ़ने में, उच्चारण उसका हम अच्छे तरीके से कर पाए, ऐसा होना चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लिखेंगे कि परिभाषित शब्दों का अर्थ सुनिश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। परिभाषित शब्द का कोई दूसरा अर्थ नहीं होना चाहिए, एक शब्द का परिभाषा जो दी गई है उसी परिभाषा में समेटना चाहिए पूरा का पूरा अर्थ, यानी सुनिश्चित हो और स्पष्ट हो। उनमें ना तो अव्याप्ति दोष हो, ठीक है, अव्याप्ति दोष होना चाहिए, और ना ही अतिव्याप्ति दोष, यानी कि ना तो ज़्यादा मतलब कि चीज़ें उसमें समाहित की जाए और ना ही कम चीज़ें, यानी अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए। तीसरी बात या तीसरी विशेषता परिभाषित शब्दावलियों की ये है कि एक परिभाषित शब्द का एक ज्ञान या शास्त्र में एक ही अर्थ होना चाहिए। एक ही शास्त्र या एक ही एरिया में या एक ही जो है सब्जेक्ट में उस शब्द का एक ही परिभाषा या एक ही अर्थ होना चाहिए, उसका अर्थ भी बदलना नहीं चाहिए, ताकि प्रयोक्ता या पाठकों को दूसरे अर्थ का भ्रम ना हो। इसीलिए परिभाषित शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि कोई भ्रम न हो। जैसे आप देखते हैं कानून की भाषा में जो चीज़ें लिखी होती है तो उसका एक शब्द का एक ही मतलब होता है, जिससे क्या होता है कभी कभी अगर इसमें दिक्कत अगर आ जाए, दो शब्द का, एक शब्द का 2 अर्थ निकले या 3 अर्थ निकले, तो ऐसे में जो वकील होंगे या जज होंगे वो भ्रमित हो जाएंगे और ऐसे में निर्णय अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से एक परिभाषित शब्द का एक ज्ञान या शास्त्र में एक ही अर्थ होना चाहिए, ताकि प्रयोक्ता या पाठक जो है उसको अर्थ को लेकर के भ्रमित ना हो। चौथी विशेषता ये है कि एक ज्ञान या शास्त्र में एक संकल्पना या वस्तु के लिए एक ही शब्द होना चाहिए। क्या? एक ज्ञान या एक शास्त्र में एक संकल्पना या वस्तु के लिए एक ही शब्द का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि एक ज्ञान या शास्त्र में एक संकल्पना के लिए, एक थ्योरी के लिए या एक वस्तु के लिए वो एक ही शब्द का प्रयोग हो, 4-5 शब्द का प्रयोग एक ही वस्तु के लिए ना किया जा रहा हो, ठीक है।
ये भी परिभाषित शब्दावली की एक विशेषता है। लिखेंगे पांचवी विशेषता। पांचवी विशेषता ये है कि एक श्रेणी के परिभाषित शब्दों में रूप साम्य होना चाहिए। रूप मतलब कि उसका जो समानता होनी चाहिए। एक श्रेणी के परिभाषित शब्द जो है वो एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग या लंबे चौड़े, कोई बहुत लंबा होगा कोई बहुत छोटा होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या उनका जो रूप है वो एकदम से सामान्य होना चाहिए और एक जैसा प्रतीत होना चाहिए। अगली विशेषता छठवीं ये है परिभाषा मतलब छठी विशेषता ये है परिभाषिक शब्दावलियों की कि शब्द जो है परिभाषिक शब्द यथासाध्य होने चाहिए। यथासाध्य छोटा हो, यानी कि छोटा होना चाहिए अधिक से अधिक। जैसे गागर में सागर भरने वाला होना चाहिए। जैसे बिहारी लाल का दोहा जो है उसमें परिभाषिक शब्द बहुत सारे आपको मिलेंगे। बिहारी लाल के दोहे में जैसे क्या है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि बिहारी लाल के जो दोहे हैं वो बहुत छोटे दिखने में तो होते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से आप मान करके चलो कि वो एक एक दोहों की व्याख्या करें तो तीन तीन पेज में, तीन तीन पन्ने में करोगे, चार चार पाँच पाँच अर्थ निकलेंगे उसके। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा ना हो कि उसके चार चार पाँच पाँच अर्थ निकले, लेकिन एक शब्द छोटा हो और छोटे शब्द में बहुत सारी बातें उसमें कही गई हों। ठीक है, वो एक ही शब्द की मतलब उसकी एक ही परिभाषा हो और बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा उस मतलब की बड़ी लंबी चौड़ी बातों को छोटी बातों में कहने में सक्षम हो। यानी कि यथासाध्य छोटा हो, गागर में सागर भरने वाला हो, ताकि बार बार प्रयोग में असुविधा ना हो। उसमें लघुता का गुण होना चाहिए। लघुता माने कि छोटे से छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो। सातवीं विशेषता यह है कि परिभाषिक शब्द यथासाध्य एक शब्द का या मूल शब्द होना चाहिए, एक से अधिक शब्दों का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि परिभाषित शब्द जो है क्या होना चाहिए, एक शब्द या मूल शब्द का होना चाहिए। उसमें तमाम परिसर्ग उपसर्ग मिला करके उसको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, उसका एक ही अर्थ निकलना चाहिए। इसके अलावा परिभाषिक शब्द ऐसा होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उपसर्ग प्रत्यय या शब्द आदि जोड़ करके उससे संबंध अन्य शब्द सरलता से बनाया जा सके। यानी उसमें अगर पहले से आप उपसर्ग परिसर्ग मतलब उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ देंगे, मैं ही बता रहा था उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, और जैसे आ हो गया, परि हो गया, ये सब उपसर्ग है, प्रत्यय पीछे लग करके उसके अर्थ को बदलता है शब्द के। तो बाद में क्या हो, जैसे कि डकैती था तो हम डकैती में आगे आ जोड़ करके आ डकैती कर दे तो वो नहीं वाला शब्द में देगा। यानी कि हमको परिभाषिक शब्द बनाते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पहले से हम परिसर्ग उपसर्ग ना जोड़े, ताकि बाद में अगर हम उसमें कोई कन्वर्ट करना चाहे तो उसमें परिसर्ग जोड़ करके उसको थोड़ा सा उसके अर्थ को हम बढ़ा सकें। क्लियर। नवीं विशेषता यह है बेटा कि समान श्रेणी के शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर एक ही श्रेणी का शब्द है तो उसमें एक रूपता होना स्वाभाविक सी बात है। 10वीं विशेषता यह है परिभाषित शब्दावलियों की कि असमान संकल्पनाओं या वस्तुओं के लिए मिलते जुलते शब्द नहीं होने चाहिए। अलग अलग संकल्पनाओं के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर असमान संकल्पनाएं हैं तो उसके लिए अलग 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 शब्द का होना बहुत जरूरी है परिभाषिक, एक जैसे ना हो ताकि मिलजुल जाए। इसके अलावा संबद्ध संकल्पनाओं और वस्तुओं के लिए संबद्ध शब्द होने चाहिए। यानी संबंधित जो शब्द हैं या संकल्पनाएं हैं उसके लिए संबंधित शब्द का होना बहुत जरूरी है। जैसे एक घटना से रिलेटेड कोई शब्द है और उसी घटना से रिलेटेड कोई दूसरी क्रिया है, तो क्रिया और जो संज्ञा है उन दोनों का मतलब एक ही या उसी से रिलेटेड शब्द होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ज्वालामुखी एक शब्द हो गया, ज्वालामुखी अपने आप में एक परिभाषिक शब्द है, तो उसकी क्रिया हो गई ज्वालामुखीयता, तो ज्वालामुखीयता एक क्रिया हो गई, तो वो उसी से जुड़ी हुई है तो ज़्यादा बेटर लगता है। जैसे टिप्पणी, टिप्पणी एक परिभाषिक शब्द है और टिप्पणी से बना क्या, टिप्पण। ऐसे ही प्रारूप, प्रारूप एक परिभाषिक शब्द है। ठीक है, और प्रारूप से बना क्या, प्रारूपण। तो प्रारूपण जो होता है वो प्रारूप लिखने की प्रक्रिया होती है, और प्रारूप जो होता है एक मसौदा होता है जिसको हम एक ड्राफ्ट होता है कि कोई भी पत्र लिखने से पहले हम उसको बनाते हैं। आगे चल करके प्रारूप वगैरह पढ़ेंगे, प्रारूपण पढ़ेंगे। ठीक है, 12वीं विशेषता यह है कि हर शब्द को दूसरे से इतना अलग होना चाहिए कि उसे सुन या पढ़ करके किसी और परिभाषिक शब्द का भ्रम बिल्कुल भी ना हो। यानी कि हर शब्द बिल्कुल अलग हो ताकि उसको पढ़ने पर उसका अलग अलग अर्थ निकले, स्पष्ट हो। 13वीं विशेषता यह है परिभाषिक शब्दावलियों की कि यदि परिभाषिक शब्द एकाधिक भाषाओं के लिए हो तो सभी भाषाओं के लिए उच्चारण की दृष्टि से उसे सरल तथा अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए। और इस तरीके से एक अधिक भाषाओं के लिए हो तो उसको सभी भाषाओं के लिए उच्चारण की दृष्टि से सरल बनाना चाहिए। जैसे कि जो है मैंने पढ़ा बताया नहीं था कि भाई डकैती था, जो है डकैती शब्द था। अब जो है डकैती शब्द जो था, अगर इसकी बात की जाए, डकैती शब्द जो था
इसको हमने सरल करके क्या बना दिया, डकैती शब्द बना दिया, ठीक है, डकैती, डकैती ता बना दिया इसको, ठीक है, ये सरल हो गया। तो हिंदी में इसको हम डकैती डकैती बोल देते हैं, और अंग्रेजी में डेकोइटी, ठीक है, डेकोइटी, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं डेकोइटी। तो ये चीज़ें जो है सरल बना दी जाएँ, यानी जिस भी भाषा में हमको उसको प्रयुक्त करना हो उसमें हम उसको सरलतम सरलतम उच्चारण की दृष्टिकोण से करें, ताकि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से आप लोगों ने पहली क्लास देखी जिसमें हमने परिभाषित शब्दावली की परिभाषा और इसकी विशेषताओं पर चर्चा करी। इसके बाद में अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे परिभाषिक शब्दावलियों का स्वरूप और उसका महत्व, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे परिभाषित शब्दावलियों के निर्माण के जो सिद्धांत है तमाम सारे, उन सिद्धांतों के बारे में। ओके, धन्यवाद।